तो कहानी के शुरू में हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो सोया हुआ था। गहरी नींद में उसे ख्वाब आ रहा था जहाँ वो एक छोटा सा बच्चा था पर उसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा भागते हुए फेंस में फंस जाता है और वो फेंस घोड़े को बुरी तरह जख्मी कर देती है। घोड़ा दर्द से तड़प रहा था जबकि ऊपर दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्रोस बैठे हुए हैं। ये क्रोस जैसे उसकी मिलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि एकदम से इन सभी क्रोस ने मिलकर उस घोड़े के ऊपर हमला कर दिया और उस घोड़े को काट खाया। और एरिक अपने घोड़े के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। यही बात उसे बचपन से अब तक तंग किया करती थी। अब सीन कट होकर हम शैली नामी एक लड़की से मिलते हैं। उसके पीछे मास्टर विंसेंट के लोग पड़े हुए थे जिसके बारे में उसे उसकी दोस्त खबर करती है। ये सुनकर तो शैली भी घबरा गई, ऐसे जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। उसने अपनी दोस्त से पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। उसकी दोस्त कहती है तुम मेरे घर आ जाओ। अभी लड़की जो कि शैली से बात कर रही थी जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि मास्टर विंसेंट के लोग पहले ही उसके घर पे थे। यहाँ शैली भी जो अपने घर से निकल चुकी थी उसे भी हम रोड पे चलता हुआ देखते हैं। उसका पीछा कोई इंसान कर रहा था। ये भी मास्टर विंसेंट का ही आदमी था। शैली इसके बारे में जान गई थी। वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है और ऐसे बदले आने में उसकी टक्कर हो जाती है पुलिस से। उसका हैंडबैग नीचे गिरता है जिसमें थी ड्रग्स और ड्रग्स रखने के जुर्म में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और ऐसे में वो मास्टर विंसेंट के लोगों से बच गई। जेल के अंदर ही हम एरिक को भी देखते हैं क्योंकि उसे भी ड्रग्स बेचने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। यहीं पर अब एरिक को शैली भी दिखती है जिसे अभी भी यहाँ लाया गया था और एक झलक शैली भी एरिक के ऊपर मारती है और फिर ये दोनों एक दूसरे की नजरों से दूर हो जाते हैं। यहाँ अब पहली मर्तबा हमें मास्टर विंसेंट को दिखाया जाता है जिसने शैली की दोस्त को बंदी बनाया हुआ था। वो उनसे शैली का पता पूछते हैं लेकिन उसे तो पता मालूम ही नहीं था क्योंकि उसके घर पहुंचने से पहले ही शैली अरेस्ट हो चुकी थी। वो घबराई हुई थी। मास्टर विंसेंट से वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन गुस्से में मास्टर विंसेंट उठकर उसके कान में कोई मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र उसे ऐसा पोजेस कर गया कि उसे कोई होश न रही। मास्टर विंसेंट की एक लड़की ने उसके पास एक चाकू रखा और इसी पोजेशन में उस लड़की ने चाकू उठाकर अपने आप को बाहर बाहर वार करके मार डाला। उसके मरते ही मास्टर विंसेंट अपनी चेयर से उठे। जिस चाकू से उस लड़की ने अपने आप को मारा था उसी चाकू से अपने हाथ पे कट लगाया और फिर वो कट लगा हाथ उस लड़की के भी बहते खून के ऊपर रख दिया जिससे उनको काफी ताकत मिल गई। ये उनके साथ क्या हो रहा था ये आगे चल के मूवी में पता चलेगा। जेल के अंदर दिखाया जाता है कि अब वक्त गुजरते साथ साथ एरिक और शैली की दोस्ती हो गई थी। ये लोग पहले खाने के टाइम मिलते हैं और फिर बातें करने के लिए शैली एरिक के रूम में भी आ जाती है। उसके हाथ की बनी ड्राइंग्स दिखती है और उससे काफी बातें करती है। तभी शैली को एक अनाउंसमेंट के जरिए बुलाया जाता है। ये दोनों परेशान हो गए थे कि ऐसी अनाउंसमेंट पहले यहाँ किसी के लिए नहीं की जाती थी। डर कर ये दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ मास्टर विंसेंट के लोग थे जिसे देखते ही शैली बुरी तरह घबरा गई। एरिक ने उससे पूछा तुम इन्हें देखकर क्यों घबरा रही हो। वो कहती है ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं और यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गए। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से भागना होगा। एरिक भी उसका साथ देता है। जेल के खुफिया रास्ते उसे पता थे। उन्हीं खुफिया रास्तों के जरिए ये लोग जेल से निकल जाते हैं और भागते हुए जंगल के रास्तों में आते हैं जहाँ से एक वैगन इन्हें यहाँ से दूर ले जाती है। सुबह होने तक ये लोग शहर आ चुके थे। यहाँ पर शैली एरिक को अपने घर ले जाती है जबकि अब पुलिस के साथ साथ मास्टर विंसेंट के लोग भी शैली को ढूंढने के लिए पागल हो चुके थे। जैसे ही मास्टर विंसेंट के लोगों ने मास्टर विंसेंट को बताया कि शैली एक और बार उनके हाथ से निकल गई तो वो लोग गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने अपने लोगों से कहा मुझे किसी भी हाल में शैली जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। यहाँ शैली और एरिक दोनों पार्टी करने के लिए निकले हुए थे जहाँ पर एक आदमी शैली को देख लेता है और उसके कान में कोई अजीब सी बात कहता है। ये सुनते ही वो डर गई और जल्दी से इस पार्टी से बाहर आ गई। एरिक पूछता है तुम बाहर क्यों आई। वो बताती है कि असल में मेरी जान को खतरा है। वो अब अपनी जान बचाने के लिए एक गोदाम में जाती है लेकिन बदकिस्मती उसकी क्योंकि यहाँ पर पहले ही मास्टर विंसेंट के लोग आ चुके थे जो उनके यहाँ आते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके चेहरों के ऊपर प्लास्टिक रैप लपेट देते हैं। इसकी वजह से अब उनका सांस घुटने लगा था। ये लोग तड़प रहे थे लेकिन मास्टर विंसेंट के लोग इनके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाते और तब तक उनके मुंह पे ये प्लास्टिक रैप बंधा रहने देते हैं जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। ये अब मर चुके थे। इन लोगों को जब होश आया तो ये दोनों पानी में थे। ये एक दूसरी ही दुनिया थी। शैली इस पानी में डूब रही थी और एरिक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जब वो शैली को बचा नहीं पाता तो खुद तैरते हुए वो ऊपर आ जाता है जहाँ उसे कैरानोस नामी एक ट्रैक्टर मिलता है जो एरिक से कहता है अगर तुम शैली को इस पानी से बचाकर बाहर लाना चाहते हो तो तुम्हें मास्टर विंसेंट को मारना पड़ेगा।
ये बात कहते ही क्रोनोस एरिक को पानी के अंदर धक्का दे देता है। पानी में जाने के बाद उसे होश आया असली दुनिया के अंदर, जहाँ अब वो शैली को ढूंढने लगा। वो पागलों की तरह शैली को ढूंढ रहा था, लेकिन शैली उसे कहीं नहीं मिली और यहाँ उसका सामना हो गया एक अजीब से गैंगस्टर से, जिसने उसके ऊपर अपनी गन से हमला कर दिया। ये देखकर उस समय एरिक ने भी चाकू उठाया और उस आदमी को मार डाला। फिर एरिक वॉशरूम में गया, अपना छोटा सा ऑपरेशन किया, अपने जिस्म में लगी हुई गोली उसे अपने जिस्म से बाहर निकाल दी, जिसके बाद वो फ्रेश हो गए यहाँ से बाहर शैली को ढूंढने के लिए निकल गया। ये सब करते हुए हमने नोटिस किया कि एक क्रो उसके ऊपर हर टाइम नजर रखे हुए था। चलते हुए उसे रास्ते में शैली दिख भी गई जो ब्रिज के ऊपर चढ़ी हुई थी। एरिक को दिखते ही वो समुंदर में जंप करके अपनी जान दे देती है और एरिक भी उसके पीछे ही गिर जाता है। इस मर्तबा जब एरिक की आंख खुली तो दोबारा उसके सामने क्रोनोस था, जो एक और मिनट एरिक से कहता है, तुम अपना मकसद पूरा करके नहीं आए, तुम्हें मास्टर विंसेंट को मारना था जो तुम नहीं करके आए, इसलिए तुम दोबारा जाओ और अपना मकसद पूरा करके आओ। ये कहते ही क्रोनोस ने एक और मर्तबा उसे पानी में धक्का दिया और होश आया। फिर एरिक को अपनी जिंदा लाइफ में, अपनी असल दुनिया में, जहाँ अब वो अपने एक दोस्त के घर जाता है, उसे याद था कि उसे इस दुनिया में सिर्फ मास्टर विंसेंट को मारने के लिए भेजा गया है, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर से एक गन लेता है और मास्टर विंसेंट को मारने के लिए निकल जाता है। वो जब बाहर निकला तो उसे एक लड़की दिखाई दी। ये मास्टर विंसेंट की बहुत करीबी थी। उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए एरिक उसकी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसके घर भी आ गया। यहाँ उसके घर की तलाशी लेने पे उसे शैली के आईडी कार्ड और कुछ और चीजें मिली, जिसके बाद वो उसे छोड़कर दोबारा बाहर निकला और उसे अब मास्टर विंसेंट का ड्राइवर दिखा। एरिक गन पॉइंट करते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसे कहता है, चलो मुझे मास्टर विंसेंट के पास लेके चलो। लेकिन ये ड्राइवर एरिक की बात नहीं मानता और अपने आप को गन से शूट करके मार देता है। ये देखकर एरिक ज्यादा शॉक नहीं हुआ। एरिक ने उस ड्राइवर की जेब से उसका फोन निकाला, जहाँ उसने देखा कि उसके फोन पे बहुत से मास्टर विंसेंट के असिस्टेंट के मैसेजेस आए हुए थे। अब ये बढ़ ही रहा था कि एकदम से उसकी नजर मास्टर विंसेंट और उसके असिस्टेंट पे भी पड़ गई, जो एक दूसरी गाड़ी में बैठ कर यहाँ से कहीं और जा रहे थे। ये देखते ही एरिक तेजी से उनकी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने गन से इस गाड़ी के ऊपर बार बार शूट करना शुरू कर दिया। मास्टर विंसेंट के कहने पे उसका ड्राइवर एरिक को अपनी कार से धक्का भी देता है, लेकिन एरिक का एक्सीडेंट होने के बजाय या एरिक दूसरी तरफ गिरने के बजाय शीशा तोड़ते हुए उनकी कार के अंदर ही आ गया। ये देखते ही मास्टर विंसेंट एरिक को शूट करने लगता है तो ये गोली उसके अपने ही ड्राइवर को लग जाती है। अब मास्टर विंसेंट और एरिक के दरमियान में हाथापाई शुरू हो जाती है। एरिक हर हाल में मास्टर विंसेंट को मारना चाह रहा था, लेकिन यहाँ मास्टर विंसेंट ने एक और मर्तबा होशियारी दिखाई और गाड़ी का दरवाजा खोल के एरिक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वो रोड पे था जहाँ पीछे से एक तेजी से आता हुआ ट्रक उसकी टांग को कुचल गया। यहाँ में दिखाया जाता है कि मास्टर विंसेंट अपने असिस्टेंट को गाड़ी में छोड़कर किसी के घर आए। ये वही लड़की थी जिसके घर अभी थोड़ी ही देर पहले एरिक भी आया था। मास्टर विंसेंट को शक था कि एरिक शैली का ही बॉयफ्रेंड है और जरूर उसको मास्टर विंसेंट के ऑफिस का एड्रेस इसी लड़की ने बताया है, इसीलिए तो वो लड़का इतनी दलेरी से मास्टर विंसेंट को मारने के लिए 3 मर्तबा आगे आया। ये लड़की ये सारी बातें खामोशी से सुनती है और मास्टर विंसेंट की बात खत्म होने के बाद कहती है, मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ तक कि जितनी भी बातें आपने की मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती। ये सुनकर मास्टर विंसेंट उसे कुछ नहीं कहते, बस खड़े होकर उसके कान में एक अजीब सा मंत्र बोलते हैं और वो लड़की बिल्कुल स्टैचू बन जाती है। कुछ देर बाद हमने देखा कि वो भी अब बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में थी जैसे मूवी के स्टार्ट में शैली की दोस्त पोजीशन में आ गई थी। अपने ऊपर कंट्रोल ना होते हुए वो किसी ट्रांस में चलते हुए अपनी छत पे जाती है और फिर अपनी बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एरिक एक डिटेक्टिव के पास पहुंचा हुआ था। वो डिटेक्टिव असल में शैली का दोस्त था, लेकिन ये डिटेक्टिव एरिक को बताता है कि मैंने तो शैली को कई दिन से नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एरिक उससे पूछता है, तो फिर बताओ उसके दुश्मन कौन कौन थे? ये डिटेक्टिव कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ शैली बहुत शरीफ थी, उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अब बेचारा एरिक चुपचाप शैली के घर जाता है। उसे वहाँ से कुछ चीजें लेनी थी, जो लेते हुए उसे वहाँ शैली का मोबाइल भी दिखा। वो मोबाइल उठाकर मोबाइल को चेक करने लगा, जहाँ उसे एक अजीब सी वीडियो मिली जिसमें मास्टर विंसेंट शैली के कान में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, जिसके बाद शैली पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ गई और फिर उन्होंने शैली से एक मर्डर करवाया। असल में यही तो वो वीडियो थी जिसकी वजह से मास्टर विंसेंट शैली को मरवाना चाहते थे। मास्टर विंसेंट बहुत ही गलत कामों में इन्वॉल्व थे। उन्होंने डेविल यानी शैतान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जिसके चलते वो दुनिया से अच्छी सोल्स को मारकर हेल में भेजते और फिर उन इंसानों की सारी ताकत डेविल मास्टर विंसेंट
को दे दिया करता था। सिर्फ ये वीडियो ही थी जो मास्टर विंसेंट के इस काले कारनामों का सबूत थी, और ये थी शेली के पास। इसी वजह से मास्टर विंसेंट शेली की जान के पीछे पड़े हुए थे। एरिक अब ये वीडियो देखते ही मोबाइल लेकर शेली के घर से निकल जाता है और अपने दोस्त के घर पहुंचता है। अब इससे पहले कि वो अपने दोस्त को इस मोबाइल या इसमें मौजूद वीडियो के बारे में कुछ भी बताता, यहाँ पर मास्टर विंसेंट के लोग आ जाते हैं। एरिक वहाँ से भागने लगता है, जबकि मास्टर विंसेंट का एक आदमी उसके दोस्त को शूट करके एक ही बार में मार देता है। और फिर ये लोग एरिक को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो छुपने के लिए इस टाइम बाथरूम में गया था, जिसे भी अब इन्होंने गोली मारकर बाथटब के अंदर ही मार दिया। एरिक को जब होश आया तो वो दोबारा पानी में डूब रहा था और उसके सामने इस बार भी क्रोनोस था। क्रोनोस उससे कहता है, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम इस मर्तबा भी जाकर मास्टर विंसेंट को बचा ना पाए तो हमेशा के लिए तुम अपनी शेली को खो दोगे। अब क्रोनोस आसमान में एक इशारा करता है और उसके इर्द गिर्द बहुत से क्रो मंडलाने लगते हैं, और फिर एक क्रो तेजी से उड़ते हुए एरिक की बॉडी के अंदर समा जाता है। इसके बाद वो चाकू से पहले अपने हाथ पे कट लगाते हैं और फिर एरिक के हाथ पे। दोनों के हाथ से पूरी तरह खून निकल रहा था। क्रोनोस दोनों खूनों को दोनों हाथों को मिला देता है और फिर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अब एरिक के पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी। एरिक की आंखें बिल्कुल एक क्रो जैसी हो गई थी, जिसका साफ मतलब था कि उसमें बहुत सी पावर्स आ गई। ये सब खत्म होते ही एरिक को असल दुनिया में एक और बार होश आ जाता है और वो मास्टर विंसेंट के लोगों के ही गन्स उठाकर उन लोगों को मारने लगता है। उसने मास्टर विंसेंट के आदमियों को बहुत ही बेदर्दी से मारा था। उनको मारने के बाद इन्हीं आदमियों के मोबाइल पे उन्हें मास्टर विंसेंट की असिस्टेंट के मैसेजेस मिले। वो असिस्टेंट इन लोगों को सिनेमा में बुला रही थी। ये सोचकर एरिक उठता है, अपनी आंखों के नीचे कुछ काला रंग लगाता है और सिनेमा के लिए निकल जाता है। उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, जिससे उसने सिनेमा के सभी गार्ड्स को मार डाला था। यहाँ इस खून खराबे की वजह से काफी भगदड़ मच चुकी थी। सिनेमा के अंदर जो मास्टर विंसेंट की असिस्टेंट थी, उसे भी ये बात पता चल गई थी कि एरिक ने यहाँ आकर खून खराबा शुरू कर दिया है और अब उसकी अपनी जान को खतरा है। जल्दी से वो इस चीज की खबर मास्टर विंसेंट को कहती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप यहाँ आ जाए। अभी वो कॉल ही कर रही थी कि एरिक भी उसके कमरे के बाहर पहुंच गया, जहाँ उसका सामना हुआ उस लड़की के बॉडीगार्ड से। उस लड़की के बॉडीगार्ड ने एरिक को गन से शूट किया, लेकिन एरिक अब इमोर्टल हो चुका था, यानी अब वो कभी नहीं मरने वाला था। इन गोलियों का असर उसके ऊपर नहीं होने वाला था। इस गार्ड को मारने के बाद वो अंदर चला गया, जहाँ वो उस असिस्टेंट से मास्टर विंसेंट के बारे में पूछता है। जब वो लड़की कुछ नहीं बताती तो एरिक अपनी तलवार से उसे भी मार देता है और फिर जाता है मास्टर विंसेंट के घर। मास्टर विंसेंट अपने कमरे में बैठा अपने बाल बना रहा था। यहाँ आकर एरिक ने मास्टर विंसेंट की गर्दन पे अपना चाकू रख दिया। मास्टर विंसेंट ने पूछा, कौन हो तुम? एरिक उसे कोई जवाब नहीं देता, उल्टा उसी से सवाल करता है, तुमने शेली को क्यों मारा था? मास्टर विंसेंट अब समझ गए कि ये मामला उनके बस से बाहर है, इसलिए उन्होंने इस मामले को संभालने के लिए एक दूसरी चाल चली। उन्होंने एरिक को कहा, अपना मुंह शीशे में देखा है? एरिक ने जैसे ही शीशे में देखा तो उसे अपने पीछे बहुत से क्रो नजर आने लगे। ये सब मास्टर विंसेंट ही उसे दिखा रहे थे ताकि उसका ध्यान भटक जाए। अब मास्टर विंसेंट उसके कानों में कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर चालाकी से उसके जिस्म के आर पार उसी का चाकू कर देते हैं। इस मर्तबा एरिक जख्मी हो चुका था। मास्टर विंसेंट एरिक को नीचे गिराते हैं और अपने हाथ पे कट लगाते हुए वो अपना हाथ एरिक के बहते खून के ऊपर रख देते हैं, जो कि अब काले रंग का था। ऐसे एरिक के अंदर की सारी ताकतें उसके अंदर आने लगी थी। एरिक कमजोर हो रहा था, हार रहा था, और हारते हुए उसे अपनी सारी लाइफ के हारने वाले मोमेंट्स याद आए। बचपन में जब उसका घोड़ा मरा था और जब शेली को इन लोगों ने उसकी आंखों के सामने मारा था। उसकी ये सारे दर्द, ये सारी बेचैनी उसको हिम्मत देती है और वो एक और मार अपनी हिम्मत ताकत इकट्ठी कर लेता है। जुनून में आकर वो मास्टर विंसेंट को उठाता है और उनकी विंडो से बाहर गिर जाता है। इन्हें जब होश आया तो इस टाइम ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे, जहाँ पे क्रोनोस होता था। यहाँ पर आने के बाद भी एरिक ने देखा कि मास्टर विंसेंट जिंदा है। वो मास्टर विंसेंट को इतना मारता है कि उसकी जान निकलने वाली रह जाती है। उसके बाद वो उसका चेहरा पानी में डुबो देता है और ऐसे मास्टर विंसेंट खत्म हो जाता है। मास्टर विंसेंट के मरते ही शेली खुद ब खुद पानी से बाहर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक और बार मर जाते हैं। असल में ये लोग पहले ही मर चुके थे। इन्हें दोबारा सिर्फ मास्टर विंसेंट को मारने के लिए जिंदा किया गया था, और अब क्योंकि इनका मकसद पूरा हो चुका था तो अब ये दोबारा मर गए हैं। यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।